चैप्टर नंबर 18 हीट ट्रांसफ़र, ये आपका पहला रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर है। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं। हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं। एक होता है कंडक्शन का मेथड, एक होता है कन्वेक्शन का मेथड और एक होता है रेडिएशन। इसमें हीट कंडक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह तक लिमिटेड उसके अंदर चलते हैं, लिमिटेड मोशन होती है उनकी। इसमें हीट कंडक्टर जो भी हीट को कैरी कर रहे हैं, वो मीडियम मॉड जो भी आप कह लें, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर ही गर्म करते हैं और इसमें मीडियम के पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये 3 डिस्टिंक्ट मोड ऑफ हीट कंडक्शन है। एक में थोड़ी देर के लिए हीट कैरियर चलते हैं, दूसरे में बिना चले हो ही नहीं सकता और तीसरे में ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन क्या है? व्हाट इज कंडक्शन? द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ये इसकी डेफिनेशन। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, the mode of heat transfer in which the mode of heat transfer in which the particle of the body, a medium, the particle of the body, the particle of the body do not leave their position, do not leave their position, do not leave their position is known as conduction, is known as conduction। हीट ट्रांसफर का वो मोड जिसके अंदर पार्टिकल अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते और हीट को ट्रांसफर करा ले जाते हैं, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एक I take an iron rod and kept one end of the iron rod on the burner stove at the other end hold with your hand. After some time you will observe that you are not directly in touch with the gas stove by the rod, but your hand get heated. So what is the process? The process is simple. At the end, which is in contact with the gas stove, there are a number of electrons which get kinetic energy or heat energy. They transfer their heat energy to the adjacent electron, and the adjacent electron transfer to the another adjacent electron. And in this way, without the actual motion of the particle, the heat energy transferred from one particle to another particle to other, and finally reach to the electrons which are at the end of the conductor's end, which are holding by you, so your hand get heated. This is the mode of the heat transfer in which the particle do not leave their position permanently. For example, इसका एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। For example, heat conduction in metals, heat conduction in metals वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने 10th में पढ़ा था कि करंट का कंडक्शन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। तो जो करंट के कंडक्टर्स होते हैं वही लोग हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं। तो जैसे कंडक्टर से हीट जब पास करती है, करंट जब पास करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट न्यूक्लियाई को परमानेंटली लीव नहीं करते। उसी तरीके से हीट एनर्जी के भी पास होने पर करंट अपने पेरेंट इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली लीव नहीं करते। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस है। इस पर हम और प्रकाश डालते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी मॉड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि एक ऐसा मॉड जिसमें आपको हीट ट्रांसफ़र करते समय मीडियम के पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना करना पड़े, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। आइए
अब जब हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल हीट कंडक्शन इन मेटल वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो चलिए इसी को पहले खूब कायदे से एक्सप्लेन कर लेते हैं और इससे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्टेट और तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग कन्वेक्शन पर आएंगे और फिर रेडिएशन पर आएंगे। ठीक है, तो इतना वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए। मैं इसे इरेज करके कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल रॉड, हीट कैसे कंडक्ट करती है मेटल रॉड में। आइए एक मेटल रॉड कंसीडर करते हैं। देखिए आपके पास ये एक मेटल का रॉड है, इसका एक डेफिनेट क्रॉस सेक्शन है ए और इसकी एक डेफिनेट लेंथ है। ये आपका मेटल रॉड है। ओके, अब इस मेटल रॉड में सपोज कीजिए कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, एक स्ट्रिप हमने दिखाई, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने लिया, जैसे आप खीरा काटते हैं तो खीरे की स्ट्रिप्स होती हैं, वैसे ही एक स्ट्रिप है पूरी। ठीक है, ओके। अब सपोज करते हैं यहां से आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की। अब ये तीरों के जरिए से हम हीट के मैग्नीट्यूड को दिखाना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय द एरोज। अब ये कुछ एरोज बने हुए हैं, मान लीजिए ये क्यू हीट है, क्यू हीट है। तो बेटा इस ऐसे सब जगह से वही सिंपल एक प्रोसीजर होगा जो यहाँ से होगा, लेकिन हमने इसे रेस कर दिया, ये हाईली रेस्ड पॉइंट है। ठीक है, अब जब यहाँ पहुँचती है हीट, तो यहाँ से हीट तीन हिस्सों में डिवाइड होगी। हीट यहाँ से तीन हिस्सों में डिवाइड होगी। एक तो इसी पार्ट में रह जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका 4 पार्ट इधर दे दो, ये ट्रांसमिटेड हीट कहलाने लग गई। ठीक, ट्रांसमिटेड हीट, इसे Q2 का नाम दे दो। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड हीट हो गई। ठीक, कुछ ये एब्जॉर्ब हीट हो गई। चलो एक तीर हम एब्जॉर्ब हीट को दे देते हैं, और दो हीट यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, बाहर निकल गई। इसका नाम Q1 रख दिया और इसका नाम Q3 रख दिया। तो यानी जो आपने हीट गिवन की थी वो हीट तीन स्टेट में चली गई, वो हीट तीन स्टेट में डिवाइड हो गई। एक तो ट्रांसमिट हो गई, Q2 पार्ट इसका ट्रांसमिट हुआ, Q1 पार्ट एब्जॉर्ब हुआ और Q3 पार्ट सराउंडिंग में मिल गया। ठीक है, तो Q1 क्या है? Q1 है अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब। क्यों बता रहा हूं ये सब? बहुत सारे टेक्निकल टर्म एक्सप्लेन करने के लिए। अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, ये Q1 का वो पार्ट है जो ABSO एब्सॉर्ब। ठीक, अब ये जो Q2 है ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ये अमाउंट है जो ट्रांसफर्ड हुआ Q2। ऐसे ही Q3 है अमाउंट ऑफ हीट, Q3 जो है वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू सराउंड। तो तीन हिस्सों में हीट खर्च होती है। ठीक है, अब देखो इसी एक पोर्शन में तीन अलग अलग पार्ट हीट के हैं। तो इन दिस स्टेट व्हेन हीट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, द स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज वेरिएबल स्टेट। दिस स्टेट ऑफ द रॉड इन विच the temperature of each cross section of rod is increasing with time is called the variable state. ठीक है, this state of the rod in which temperature of each cross section cross section is variable, या not constant, is variable or increasing with time, increasing with time is called the variable state,
वेरिएबल स्टेट। अब जो आपने हीट दी थी, लेट क्यू क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ये 3 हिस्सों में बढ़ती है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो जल्दी से इसे नोट करो, फिर अब हम तुम्हें कुछ और भी बातें इसकी समझाते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं आप, तो कंडक्टर के डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब आप Q अमाउंट की हीट ट्रांसफर करेंगे तो टेम्परेचर के डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉड का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा, आइए एक फिगर की सहायता से समझते हैं। देखिए इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब एक बड़ा सा रॉड बनाते हैं और उस बड़े से रॉड के डिफरेंट पॉइंट पर हम डिफरेंट थर्मामीटर्स लगाते हैं और थर्मामीटर्स ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को मेजर करने लगेगा जब आप हीट को फ्लो कराएंगे। तो आप एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी यहां से कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक रॉड का क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा चौड़ा और बड़ा बनाएंगे, ठीक, थोड़ा चौड़ा और बड़ा बनाएंगे। देखिए अब आपने यहां से इसको मान लीजिए एक ढेर सारी तीरों की सहायता से आप अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द रॉड, ये पहली बार में ट्रांसफर की गई रॉड को हीट है। अब आपने एक थर्मामीटर यहाँ लगाया, बेटा हम थर्मामीटर नहीं बनाने जाएंगे, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक। ये देखो थर्मामीटर एक यहाँ लगाया है, एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगाया है, एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगाया है, एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगाया है और एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगाया है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 6 थर्मामीटर हमने लगाए हैं, ठीक, 6 थर्मामीटर, ये 6 थर्मामीटर्स हैं, ठीक है। तो जब यहां देखोगे, जब हीट इस एंड पर होगी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां का होगा T1, ठीक, क्योंकि ये सारी हीट अंदर आएगी। अब देखो सारी हीट आपने अंदर ले ली, इस एंड पर सारी हीट अंदर जाएगी, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ेगी तो अब टेम्परेचर की रीडिंग ऑटोमेटिकली आपको इस थर्मामीटर, ये थर्मामीटर 1 है, ये थर्मामीटर 2 है, ये थर्मामीटर T3 है, ये थर्मामीटर T4 है, ये थर्मामीटर T5 है, ये थर्मामीटर T6 है। तो आप जब यहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि थर्मामीटर की रीडिंग में इतना फॉल आया, ये देखिए। अब ये T2 टेम्परेचर है, लीजिए साहब, ये वेरिएबल स्टेट का खेल है। अब इसका मतलब यहां आते आते कुछ पार्ट सराउंडिंग में चला गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। अब जो यहां आपको हीट दिखाई दे रही है ये इसके कंपैरिजन में कम है। फिर और आप आगे बढ़े, जब आप और आगे बढ़े तो आपको यहां टेम्परेचर दिखाई दे, ये और कम हो गया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि आगे बढ़ने पर आपको हीट और कम दिखाई दी। जब आप और आगे बढ़े तो यहाँ आपको सिर्फ 2 दिखाई दिया, ये और कम हो गया। फिर जब आप यहाँ आ गए तो और कम हो गया। इस तरीके से ऐसे, लेकिन बेटा 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? ये टेम्परेचर का फॉल दिखाया गया आपको। क्या दिखाया गया? टेम्परेचर का फॉल दिखाया गया, ठीक। लेकिन आफ्टर सम टाइम, पहले तो आपको वेरिएबल स्टेट बताई, ये वेरिएबल स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया। डिफरेंट पार्ट के टेम्परेचर डिफरेंट है। ये हीट के कंडक्शन का तरीका है मेटल रॉड में। जब मेटल रॉड से हीट फ्लो करती है तो जिस एंड से आपकी हीट की एंट्री होगी वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, और जिधर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट हमें मिलनी चाहिए वो लोवेस्ट टेम्परेचर पर होगा। तो ये टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाएगा, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, और ये लोवेस्ट टेम्परेचर स्टेट है। देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक। तो ये 2 पार्ट हो गए। लेकिन कुछ देर के बाद एक ऐसी स्टेट रीच कर जाएगी जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। जैसे मान ली कि आपने रॉड को गर्म करना शुरू किया तो रॉड गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा,
भाई पहले तो डिफरेंट पार्ट के टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करेगी, लेकिन फाइनली सारे पार्ट को का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब सारे पार्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रह गया, और जब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रह गया तो फिर हीट का फ्लो रुक जाएगा, हीट का फ्लो अपने आप ही रुक जाएगा। अब आप लगाए रहिए गैस स्टोव पर, देते रहिए उसको हीट, जितनी मर्जी है उतनी हीट दीजिए, उसका टेम्परेचर अब उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों से कि टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रह गया है। तो जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब तक कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो करेगी, और वंस टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा यानी सारे एक ही टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे, हीट का फ्लो अपने आप ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्टेट, द स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट। तो यहां पर अब हम लिख देते हैं द स्टेट ऑफ द रॉड इन विच, द स्टेट ऑफ द रॉड इन विच temperature of each section of the rod becomes constant, each section of the rod become constant, is called the steady state, एक ये चीज याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट। तो बच्चों अब तक दो स्टेट के बारे में हमने आपसे बात की, एक तो वेरिएबल स्टेट थी। वेरिएबल स्टेट के अंदर आपने एक चीज देखा कि ईच पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और वही रॉड स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा अगर सारे पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि इस पार्ट का टेम्परेचर इस पार्ट के टेम्परेचर के बराबर हो, इस पार्ट के टेम्परेचर के बराबर हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि इसका फाइनल टेम्परेचर T है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर T डैश है, इसका T डबल डैश है, इसका T ट्रिपल डैश है, इसका T4 डैश है, अगर उसमें अब कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर वो स्टेडी स्टेट हो गई। तो स्टेडी स्टेट का एक ये मतलब बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि सारे क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल होंगे। हाँ, ये जरूर है कि स्टेडी स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन का जो टेम्परेचर है अब वो टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है, दूसरे पर्टिकुलर पोर्शन का टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ कांस्टेंट रहेगा। तो इन द स्टेडी स्टेट, देखो इन द स्टेडी स्टेट का सीधा मतलब होता है इन द स्टेडी स्टेट d theta upon dt is equal to 0 where theta is temperature, यानी वक्त के साथ साथ टेम्परेचर नहीं बदलता। where theta is temperature, आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 के बराबर है तो इसका सीधा मतलब है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने ये कहा बेटा कांस्टेंट, हमने ये नहीं कहा कि इस सेक्शन का टेम्परेचर इक्वल है। तो अब अगर इसके ऊपर हम एक ग्राफिकल अप्रोच देना चाहें तो आप टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींच सकते हैं और वो ये ग्राफ सीधी लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये था स्टडी स्टेट, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो ये ग्राफिकल अप्रोच भी हमने आपको बता दी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर को शो करेंगे, और जैसे जैसे हीट आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हीट कम होती चली जाएगी, क्योंकि कि बहुत सारा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बहुत सारा पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कंडक्शन के थ्रू हीट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक, आइए अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकली डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे, इसको वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल स्टेट, आइसो का मतलब समान, थर्मल का मतलब टेम्परेचर और स्टेट का मतलब अवस्था। आइसोथर्मल स्टेट का मतलब होता है
कि एक ऐसी स्टेट जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है आइसोथर्मल सरफेस। द सरफेसेस विच हैव द सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्मल सरफेस। द सरफेसेस विच हैव सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्मल सरफेसेस। ठीक, देखिए अब इसको हम ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, ये क्यूबॉइड है, ये देखिए। अब आप इसके दो सरफेसेस पर ध्यान दीजिए, एक का नाम ए रखिए, एक का नाम बी रखिए, ये दो सरफेसेस हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय आइसोथर्मल सरफेसेस, आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, द सरफेस एट every point of which at every point of which the surface at every point of which the temperature is the same, the temperature is the same। हर पॉइंट का टेम्परेचर अगर सेम हो, टेम्परेचर इज द सेम, इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल सरफेस, इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल सरफेस। हर वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो, उसे आप आइसोथर्मल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोथर्मल सरफेस कहेंगे। ठीक, तो अब जैसे मान लो ए का टेम्परेचर θ1 है, तो चाहे इस पॉइंट का नापो, 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 सब जगह का टेम्परेचर θ1 ही रहेगा। तो वैसे ही अगर ये सरफेस ले लिए जाए, अगर मान लीजिए कि इस सरफेस के सारे पॉइंट का टेम्परेचर θ2 है, तो फिर ये क्या कहलाएगा बेटा? आइसोथर्मल सरफेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस have the same temperature, then it is called temperature, sorry, this is called isothermal surface। तो अब देखो, अब आइसोथर्मल सरफेस का सीधा मतलब क्या हुआ कि इन द स्टेडी स्टेट, इन द स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, द टेम्परेचर ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द रॉड या ईच सेक्शन ऑफ द रॉड have become constant। in the steady state the temperature of each section of the rod become constant। क्या हो जाएगा बेटा? become constant। then every cross section is an isothermal surface, then every cross section is an isothermal surface, every cross section is an isothermal surface। अच्छा, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोथर्मल सरफेसेस आर, यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी याद रखना है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोथर्मल सरफेस आर। नंबर एक प्रॉपर्टी है इसकी, the direction of heat flow, the direction of heat flow is perpendicular to the isothermal
सरफेस नंबर 2, two isothermal surface can never intersect. Two isothermal surface can never intersect each other. तो एक ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर सेम टेम्परेचर हो उसे हम आइसोथर्मल सरफेस कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, हीट सप्लाई करने के बाद जब रॉड स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तो उसके एवरी क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो एवरी क्रॉस सेक्शन उसका क्या है, एक आइसोथर्मल सरफेस है। तो आप देख सकते हैं कि रॉड आपका ऐसे होगा, तो आइसोथर्मल सरफेस मान लीजिए कि ये सर्कुलर सरफेस होगा, ऐसा स्ट्रिप कटी हुई, देखिए जैसे ये सर्कुलर सरफेस है। तो अब हीट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये हीट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, पहला पॉइंट। और जाहिर सी बात है दो आइसोथर्मल सरफेस कैसे एक दूसरे को काट सकते हैं भाई, एक आइसोथर्मल सरफेस का टेम्परेचर कुछ और, दूसरे आइसोथर्मल का सरफेस टेम्परेचर कुछ और। तो जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट, तो दो डिफरेंट जगह पर दो डिफरेंट आइसोथर्मल सरफेसेस खींचे जाएंगे। जब दो डिफरेंट जगह पर दो आइसोथर्मल सरफेसेस खींचे जाएंगे तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो देवियों और सज्जनों, बात को ध्यान से सुनो। ये वीडियो मैं आपके लिए तो बना ही रहा हूँ, साथ में ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बहुत एक्सप्लेनेटरी मोड में है। तो आइसोथर्मल सरफेसेस के बाद आइए हम लोग एक और चीज देखते हैं। आपने 10th के अंदर हमसे पढ़ा था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में हमने आपको एक बात और रेजिस्टेंस में हमने आपसे एक बात कही थी कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन स्क्वायर की टर्म, जैसे लेंथ को आपने दोगुना किया तो रेजिस्टेंस आपका 4 गुने से बढ़ जाएगा, है ना। यानी ये रिश्ता स्क्वायर का है, किसके किसके बीच में, लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में। चलो अब क्लास 11 के हम अपने एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक से आपको फिर से रूबरू कराते हैं। वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक का नाम है इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम डिफरेंशिएशन को यूजुअली फिजिक्स के अंदर जो यूज करते हैं वो ऐसा रेट मेजरर, लेकिन साथ साथ में मैंने आपको उसकी ग्राफिकल अप्रोच देते टाइम ये भी बताया था कि जो स्लोप ऑफ द कर्व होती है यानी y/x, उसे हम tan थीटा के नाम से भी जानते हैं, उसे हम dy/dx के भी नाम से जानते हैं, और एक टर्म और यूज किया था ग्रेडियंट। क्या यूज किया था, ग्रेडियंट। तो मैंने कहा था फिजिक्स में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ घटती बढ़ती है तो फिर हम रेट न तय करके फिर हम ग्रेडियंट मेजर करते हैं। समय आ गया है आपको पहली ग्रेडियंट बताने का, टेम्परेचर ग्रेडियंट। पहली ग्रेडियंट जो है आपके लिए वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये है बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट, द फॉल इन टेम्परेचर पर यूनिट सरफेस पर यूनिट लेंथ। देखो द फॉल इन टेम्परेचर या द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, the difference in the temperature per unit length, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। और एक डेफिनेशन इसकी और लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, या ऐसे लिखो द चेंज इन द टेम्परेचर with distance, the change in temperature with distance between two isothermal surface, between two isothermal surface